गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एडंकल गेट की तैयारी यूट्यूब चैनल पे। सो फर्स्ट प्लीज टेल मी, आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू और नॉट? एम आई ऑडिबल? ओके, आई एम ऑडिबल एंड विजुअल, दैट्स ग्रेट। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छा कर रहे होंगे, अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर रहे होंगे। ठीक है, ग्रेट। सो हम लोग, माय नेम इज़ रवि प्रताप राव एंड आई हैव मोर देन 6 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, और मैं यहाँ पे इरिगेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट कवर कर रहा हूँ, जिसके अंदर वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स टॉपिक को कवर किया जा रहा है। आज हम लोगों का पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा जो वो रहेगा इवेपोट्रांसपिरेशन रहेगा। इवेपोट्रांसपिरेशन, इफेक्टिव रेनफॉल, इन सब को यूज करके हम लोग बातें करेंगे। हेलो सर, हेलो हेलो, कैसे हो आप? तो इस पे बात करेंगे हम लोग। अब क्या है कि पिछले क्लास तक हमने इंट्रोडक्शन ऑफ इरिगेशन देख लिया। वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स के अंदर हमने बेसिक टर्म्स देख लिए, ड्यूटी, डेल्टा, बेस पीरियड। उसके बाद से हमने देखा डिफरेंट सीजन्स कौन कौन से हैं, पैलियो इरिगेशन क्या है, कोर पीरियड क्या है। इन सारी बातों के बाद हमने देखा कि रोटेशन ऑफ क्रॉप क्या है। उसके बाद से हमने देखा इरिगेशन एफिशिएंसीज। एफिशिएंसी 5 टाइप के देखे हमने: कन्वेंस, एप्लीकेशन, वाटर यूज, वाटर स्टोरेज, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। यहाँ तक की कहानी हमने कर ली है कवर। इसके बाद की कहानी आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है वीडियो को, तो वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। तो चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, टाइम को वेस्ट न करते हुए। क्या होता है इवेपोट्रांसपिरेशन? ये टर्म्स क्यों पढ़ रहे हैं आप? ये टर्म्स क्यों पढ़े? इरिगेशन इफिशियंसी पहले आपने पढ़ाया, फिर इवेपोट्रांसपिरेशन। इन सब का यूज होगा, इन सब को यूज करके ही हम किसी भी क्रॉप को कितना वाटर चाहिए ये निकाल सकते हैं। तो इसीलिए इन सारी बातों पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं। गॉट माय पॉइंट? इसीलिए हम इन सारी बातों पे ध्यान दे रहे हैं। तो इवेपोट्रांसपिरेशन ये जो टर्म है हाइड्रोलॉजी में भी आएगा और यहाँ पे भी आया है। बात समझ रहे? इवेपोट्रांसपिरेशन यानी इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन, दो वर्ड एक साथ जोड़े गए हैं, दो वर्ड एक साथ जोड़े गए हैं। बात समझिए जरा। एक इवेपोरेशन है और दूसरा कौन सा है? ट्रांसपिरेशन है। दो वर्ड एक साथ जोड़े गए, इसी को हम लोग कंजप्टिव यूज भी नाम से जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज कंजप्टिव यूज। मैंने बोला था आपसे नोट्स भी बनाते हुए चलिएगा। कंजप्टिव यूज नाम से भी जानते हैं। अब क्या होता है कंजप्टिव यूज या इवेपोट्रांसपिरेशन? पहले इस बात को समझ लीजिए, फिर आप लिखे हुए पार्ट पे जाइएगा। किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए दो टाइप के मेन वाटर चाहिए होते हैं। कौन कौन से? एक इवेपोरेशन के लिए, एक ट्रांसपिरेशन के लिए। ट्रांसपिरेशन क्या मतलब हुआ? जब प्लांट पानी को लेकर के अपने अंदर के जो प्लांट के टिश्यूज हैं या जो भी ये स्ट्रक्चर हैं उनको बनाने के लिए या ग्रोथ के लिए पानी यूज करता है। दूसरा इवेपोरेशन के लिए। इवेपोरेशन जब सॉइल के अंदर, थोड़ा सा हाइड्रोलॉजी का भी पार्ट कवर ही कर ही लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए ये आपका ग्राउंड लेवल है, इसके नीचे जा रहे हैं, ये पूरा सॉइल है, रूट जोन है, पेड़ लगा हुआ है, आपका क्रॉप लगा हुआ है। तो ये जब पानी यहाँ पे जाएगा, तो ये पानी गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये पानी व्हाइट कलर से दिखा रहा हूँ मैं। तो ये पानी जब जाएगा तो पानी तो इसके अंदर गया, लेकिन इस सॉइल के अंदर से इवेपोरेशन नहीं होगा क्या? इस सॉइल से इवेपोरेशन नहीं होगा क्या? और ये पानी जो है, कुछ पानी जो है वो यूज कर लिया जाएगा किसके द्वारा? क्रॉप के द्वारा। क्रॉप के द्वारा जब यूज कर लिया जाएगा तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जब होता है तो उसमें क्या होता है? फूड बनता है, खाना बनता है। क्रॉप अपना खाना बनाता है। कैसे बनाता है? जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो इसके अंदर जो प्लांट के अंदर पानी लिया था इसने, वो लीव्स के थ्रू, पत्तियों के थ्रू मॉइस्चर के रूप में या वेपर के फॉर्म में बाहर निकल जाता है और उसी के थ्रू उसका खाना बन जाता है।
यानी ये जो ट्रांसपिरेशन हुआ वो लीव्स के थ्रू या फिर पत्तियों के थ्रू जो है वेपर के फॉर्म में बाहर निकल गया और अंदर का सारा काम हो गया, मतलब टिश्यूज सारे बन गए। तो इस पूरे प्रोसेस के लिए जो पानी चाहिए उसे क्या बोला आपने, ट्रांसपिरेशन। और यहाँ से जो इवेपोरेशन हो रहा है उसके सॉइल के आसपास से वो वाला पानी, यानी दोनों पानी देना पड़ेगा तब एक क्रॉप का प्रॉपर ग्रोथ हो पाएगा। और इसी को बोला जाता है वेपो ट्रांसपिरेशन या फिर इसी को बोला जाता है कंजप्टिव यूज। और ये हर एक क्रॉप का अलग अलग अमाउंट होता है। हो सकता है सेम क्रॉप का डिफरेंट हो, डिफरेंट टाइम पे और डिफरेंट प्लेस पे। मान लीजिए राइस लिया आपने, तो राइस मैं अगर यहाँ पे लगाया हूँ दिल्ली में लगाया हूँ, राइस में यूपी में लगाया हूँ, राइस में राजस्थान में लगाया हूँ, तो तीनों जगहों पे राइस सेम है, लेकिन तीनों जगहों पे कंजप्टिव यूज अलग अलग आ सकता है। हो सकता है कि एक ही जगह पे मैं यूपी में हूँ और एक वीट लगा रहा हूँ और राइस लगा रहा हूँ, दो अलग अलग क्रॉप हैं एक ही जगह पे, तब भी कंजप्टिव यूज क्या होंगे, अलग होंगे। तो कंजप्टिव यूज या इवेपोट्रांसपिरेशन इसकी वैल्यू डिफर करती है और ये हर जगह पे करती है, हर क्रॉप के लिए करती है। इस पॉइंट को देख लेते हैं हम लोग। So what is conjunctive use? Conjunctive use for a particular crop may be defined as the total amount of water used by plants in transpiration, building of plant tissues and evaporation from adjacent soils. Next क्या है? Next क्या है? The value of conjunctive use may be different for different crops. ध्यान से पढ़िएगा। The value of conjunctive use may be different for different crops and may be different for the same crop at different time and places. समझ में आई बात? तो इवेपोरेशन समझ में आ ही रहा होगा, ये तो बहुत आसान है। ट्रांसपिरेशन को थोड़ा सा और समझ लेते हैं हम लोग, ट्रांसपिरेशन को थोड़ा और समझ लेते हैं हम लोग। हालांकि अभी मैंने समझाने की कोशिश करी, लेकिन अब इसको एक टर्म में समझ लेते हैं। सो ट्रांसपिरेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच द वाटर लीव्स, अब देखिए मैंने जो बताया ना पत्तियों के थ्रू पानी निकलता है, वाटर लीव्स अ लिविंग प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा, खाना बना रहा होगा, तो उसी दौरान ये पानी बाहर निकल जाएगा, थ्रू इट्स लिप, पत्तियों के द्वारा बाहर निकल जाएगा, टू एंटर द एटमॉस्फेयर एज वाटर वेपर। और इसी पानी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ये हाइड्रोलॉजी में भी पढ़ोगे। तो ये फालतू में नहीं गया लिया पानी, इसने पानी लिया तो अपने टिश्यूज को बनाया, फिर जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा था खाना वगैरह बनाया और खुद निकल गया। इसे कैसे मेजर करते हैं, ट्रांसपिरेशन इज मेजर्ड बाय डिवाइस टर्म्ड एज फाइटोमीटर। फाइटोमीटर। तो इवेपोरेशन क्या है, ट्रांसपिरेशन क्या है, दोनों बातें समझ में आई। दोनों को अगर आप इंक्लूड कर दे रहे हैं, मर्ज कर दे रहे हैं, कंबाइन कर दे रहे हैं, दैट इज नोन एज इवेपोट्रांसपिरेशन, और इसी को हम लोग बोलते हैं कंजप्टिव यूज। ये हाइड्रोलॉजी में भी आएगा और हर एक क्रॉप का कंजप्टिव यूज अलग अलग होता है और हर एक प्लेस पे अलग अलग होता है, हर एक टाइम पे अलग अलग होता है। इसलिए सारे क्रॉप का जब भी आप एनालिसिस करने जाएंगे तो कंजप्टिव यूज निकालना पड़ता है। गॉट माय पॉइंट? इसके लिए यानी यूएफओ ट्रांसपिरेशन निकालने के लिए, ये तो फाइटोमीटर से केवल ट्रांसपिरेशन पता चलेगा ना, हमें हर एक क्रॉप का यूएफओ ट्रांसपिरेशन पता करना होता है। और इसके लिए ये आपको समझना होगा, अगर यूएफओ ट्रांसपिरेशन पता करना है तो इसके लिए समझना होगा कि व्हाट इज पोटेंशियल यूएफओ ट्रांसपिरेशन एंड व्हाट इज एक्चुअल यूएफओ ट्रांसपिरेशन। देखें हम लोग धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं प्यार से। तो व्हाट इज पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन, व्हाट इज एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन। कोई मान लीजिए एक लैंड लिया आपने, उस लैंड में उस फील्ड में कोई क्रॉप है, तो उसके रूट जोन में मैक्सिमम कितना पानी दिया जा सकता है इवेपोट्रांसपिरेशन के लिए, दैट इज पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। लेकिन रियल कंडीशन में ऐसा नहीं है कि जितनी उसकी कैपेबिलिटी है उतना आप फुलफिल ही कर रहे हो। रियल कंडीशन में, एक्चुअल कंडीशन में शायद उससे 100 लीटर वाटर की रिक्वायरमेंट है, उसका जो पोटेंशियल है वो 100 लीटर है, लेकिन आप 100 लीटर हमेशा थोड़ी नहीं देते हो। आप 20 लीटर दे रहे हो, 30 लीटर दे रहे हो, 50 दे रहे हो, 60 दे रहे हो, देन दिस इज नोन एज एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन। गॉट माय पॉइंट? So when sufficient moisture is freely available to meet the needs of vegetation fully covering on area, the resulting evapotranspiration is called potential evapotranspiration.
ये बात समझ में आ गई? मतलब जितना भी पानी चाहिए सब अवेलेबल है उसको, लेकिन एक्चुअल कंडीशन में द रियल evapotranspiration occurring in a specific situation in the field however is called the actual evapotranspiration. Or actual evapotranspiration in the field can be measured by an instrument called lysimeter. पता चल जाएगा, हर एक क्रॉप के लिए हर एक जगह पे आप लाइसीमीटर के मदद से उस क्रॉप का एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन पता कर सकते हैं। आप बोलोगे पोटेंशियल पता, वो भी पता चल जाएगा, लेकिन ये सारा डिस्कशन हाइड्रोलॉजी का है, हाइड्रोलॉजी में डिस्कस करूंगा। पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन पता करने के तरीके हैं, एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन पता करने के तरीके हैं। मेरे पास कम से कम 9 तरीके हैं जिससे हम लोग इवेपोट्रांसपिरेशन पता कर सकते हैं। तो कोई बड़ी डील नहीं है, उसमें बहुत सारे मेथड है, हम लोग देखेंगे। वाटर बजट इक्वेशन है, कैसे सब देखेंगे, लाइसीमीटर की मदद से भी निकाला जाता है। ठीक, लेकिन मैंने आपको आइडिया दे दिया कि लाइसीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से इवेपोट्रांसपिरेशन पता कर सकते हैं। तो ये पता चल जाएगा, इतना काम तो हो जाएगा हमारा कि हर एक क्रॉप के लिए आप जो है पता कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात इतनी? चलिए दूसरी बात समझिए आप। हम इवेपोट्रांसपिरेशन यानी कंजप्टिव यूज निकालना सीख गए सर, बस कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इतना सीख गए तो आगे की कहानी समझिए जरा। हेलो शुभम, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, तो व्हाट इज इफेक्टिव रेनफॉल? अब इस बात को समझिएगा, इसे यूजफुल रेनफॉल भी बोलते हैं। इफेक्टिव रेनफॉल क्या होता है? बारिश हो रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो बारिश हो रहा है, अब उस बारिश का पूरा पानी किसी क्रॉप द्वारा यूज नहीं हो पाता है। कुछ पानी वेस्टेज के रूप में, वेस्टेज इन द सेंस रन ऑफ के रूप में, या किसी और पार्ट में पानी चला जाता है। बहुत सारे लॉसेस होते हैं, हाइड्रोलॉजी में पढ़ते हैं हम लोग। लेकिन उसमें कुछ पार्ट जो होता है वाटर का, वो क्रॉप इफेक्टिवली यूज कर लेता है अपनी ग्रोथ के लिए। तो बारिश का, प्रिसिपिटेशन का वो पार्ट जो क्रॉप अपनी ग्रोथ के लिए यूज कर रहा है, उस पार्ट ऑफ रेनफॉल को केवल क्या बोला जाता है? इफेक्टिव रेनफॉल या यूजफुल रेनफॉल। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? यानी सारे पार्ट को नहीं बोला जाता है, सारे पार्ट को नहीं बोला जाता है, केवल उस पार्ट को बोला जाता है जो इफेक्टिव रेनफॉल के लिए यूज होता है। तो precipitation falling during the growth period of a crop that is available to meet the evapotranspiration needs। यानी evapotranspiration के लिए, evapotranspiration यानी कंजप्टिव यूज के लिए जो वाटर यूज हो रहा है, कौन से वाटर में से? जो रेनफॉल हुआ उसमें से जो यूज हो रहा है कंजप्टिव यूज के लिए, उस वाटर को आप क्या बोलते हैं? इफेक्टिव रेनफॉल बोलते हैं। क्लियर है मेरी बात? चले आगे। अब ये जो इफेक्टिव रेनफॉल है, ये इफेक्टिव रेनफॉल जो है, जैसे आप एक बात समझिएगा, मैं एक बार और अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे मान लो एक क्रॉप है, ठीक है, तो आपने जो है बारिश कराया, बारिश, ये बारिश हुआ, तो ये टोटल बारिश का पानी हुआ, मान लो रेनफॉल को आर से दिखा रहे, तो इसमें तो कुछ पानी चाहेगा यहाँ पे, तो इसे मैं आर ई से दिखा रहा हूँ। अब बाकी कहाँ चला जाएगा? वेस्टेज में चला जाएगा, तो वेस्टेज में चला गया। तो आर में से जो क्रॉप को मिला ना, आर में से वेस्टेज जो निकाल देंगे आप,
दैट इज आर ई। पूरे को नहीं बोला जाएगा, बात ये थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा समझ से। अब ये आर ई यानी इफेक्टिव रेनफॉल आप कैसे पता करोगे? आर ई कैन बी कैलकुलेटेड एम्पिरिकली। एम्पिरिकल फॉर्मूला के थ्रू आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जैसे फर्स्ट केस है आर ई इज इक्वल टू 0.8 आर माइनस 0.25 मिलीमीटर में आएगा। ये कब होगा? जब टोटल रेनफॉल की जो वैल्यू है वो 75 मिलीमीटर पर मंथ से ज्यादा हो। दूसरा केस, इफेक्टिव रेनफॉल की वैल्यू जब होती है 0.6 आर माइनस 10, ये भी मिलीमीटर में आएगा। ये कब होगा? जब टोटल रेनफॉल की वैल्यू 75 मिलीमीटर पर मंथ से कम है। ठीक, तो यहाँ पे आर जो है ये भी ध्यान रखेंगे हम लोग, आर जो है मिलीमीटर पर मंथ में है। क्लियर है तो अच्छी बात। आर जो है यहाँ पे वो मिलीमीटर पर मंथ में है। तो यहाँ से आर ई की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करी जा सकती है एम्पिरिकली भी, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। तो आर ई कैलकुलेट कर लिया आपने, कंजप्टिव यूज समझ ही गए आप, समझ गए इतनी बात। आगे चलें, तो अब इन दोनों के मदद से आप एक चीज कैलकुलेट कर सकते हो, क्या? कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इस शब्द को। अगर आप कंजप्टिव यूज समझ गए, आप इफेक्टिव रेनफॉल समझ गए, तो ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। तो कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट को हम लोग सी आई इससे लिखते हैं, थोड़ा सा आर से डिनोट करते हैं। तो सी आई आर क्या होता है? कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। किसी क्रॉप के कंजप्टिव यूज के लिए, ध्यान से सुनिएगा, किसी क्रॉप के कंजप्टिव यूज के लिए कितना इरिगेशन वाटर चाहिए। अगर मैं बोला हूं मेरा जो राइस है क्रॉप, उसके लिए 200 लीटर कंजप्टिव यूज है, तो आप बोलोगे 200 लीटर मैं इरिगेशन के थ्रू भेज दूंगा। तो मैं बोलूंगा सर कि 200 लीटर में कुछ तो इफेक्टिव रेनफॉल के थ्रू मुझे मिल ही जा रहा है। तो आप पूछो कितना मिल जा रहा है, मैं बोलूंगा 50 लीटर मिल जा रहा है। तो 200 लीटर में 50 लीटर मुझे इफेक्टिव रेनफॉल के थ्रू मिल जा रहा है। तो आप जब कैनाल के थ्रू इरिगेशन वाटर जो दे रहे हो मुझे, वो 200 लीटर क्यों दोगे? आप कितना दोगे? 150 लीटर ही तो दोगे। सो दैट 150 लीटर इज नोन एज कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। यानी कंजप्टिव यूज के लिए इरिगेशन वाटर की कितनी रिक्वायरमेंट है? भाई उतना ही है जितना कंजप्टिव यूज है। नहीं नहीं, कुछ इफेक्टिव रेनफॉल से मिल जाएगा तो वो घटा दो। यानी मैं इस बात को कैसे लिखूं? कंजप्टिव यूज को किससे डिनोट कर रहा था मैं? सी यू से। और इफेक्टिव रेनफॉल को किससे डिनोट कर रहा था? आर ई से। बताओ कोई दिक्कत है इसमें? इस बात को अब स्टेटमेंट के तौर पे कैसे लिखा जा सकता है? सो इट इज द अमाउंट ऑफ इरिगेशन वाटर, it is the amount of irrigation water it is the amount of irrigation water required in order to meet required in order to meet required in order to meet the evapotranspiration needs evapotranspiration needs of the crop of the crop during its full growth। ठीक है, सी आई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी यू माइनस आर ई। सी यू क्या है? कंजप्टिव यूज, और आर ई क्या है?
इफेक्टिव रेनफॉल। ठीक है शुभम। तो समझ में आ गया कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या है। कंजप्टिव यूज के लिए कितने इरिगेशन वाटर की रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए इतना ही तो चाहिए था, लेकिन आपने बोला नहीं, कुछ इफेक्टिव रेनफॉल से मिल जा रहा है तो इसको घटा दो, बस अब इतना मुझे दे दो इरिगेशन के थ्रू, कैनाल के थ्रू, बस हो गया मेरा काम। समझ में आ रहा है क्या कैलकुलेट कर रहे हो आप। अरे यही तो कैलकुलेट करना था आपको ले दे के। वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स, किसी भी क्रॉप के लिए कितना वाटर की रिक्वायरमेंट है, यही तो कैलकुलेट कर रहे हो। अब मुझे सी आई आर अगर पता चल गया मेरे दोस्त, कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, कि इतने इरिगेशन की रिक्वायरमेंट है इस किसान को, इस फार्मर को, तो कैनाल की डिजाइन इतने ही वाटर के लिए तो करूंगा मैं। देख रहे हो कंक्लूजन पे पहुंच रहे हो। लेकिन आप बोलोगे सर ये तो क्रॉप के लिए रिक्वायरमेंट है इतनी, लेकिन अगर क्रॉप के लिए इतनी रिक्वायरमेंट है सर, तो अगर मैं रास्ते में भेजूंगा तो उसमें कुछ पानी नुकसान भी तो होगा। अरे आप तो एफिशिएंसी पढ़ लिए हो, उसी का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। अभी भी लॉसेस की बात नहीं हुई है। कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट समझ गए, सी आई आर समझ गए आप। अब नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट समझिए। नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट एन आई आर, ये क्या होता है इस बात को समझते हैं हम लोग। सो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या है। नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या है, इरिगेशन, कितना इरिगेशन वाटर का रिक्वायरमेंट है नेट फॉर्म में। तो नेट फॉर्म में इरिगेशन वाटर यानी कैनाल के थ्रू जो वाटर आ रहा है उसकी बात कर रहा हूं। तो ये सी आई आर तो चाहिए ही चाहिए ना, ये तो चाहिए ही चाहिए। प्लस इसमें लीचिंग वाटर और ऐड कर दो, क्योंकि लीचिंग के लिए भी कभी कभी वाटर चाहिए होता है। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ये पहले वाला जो था वो कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट था, ये क्या निकल करके आ जाएगा, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। यानी एन आई आर को मैं कैसे लिखूं, ऐसे भी तो लिख सकता हूं, सी यू माइनस आर ई प्लस लीचिंग वाटर। ठीक है बात। तो अगर मैं डिफिनीशन के तौर पे लिखूं इसको तो कैसे लिख सकता हूं, इट इज द अमाउंट ऑफ इरिगेशन वाटर, इट इज द अमाउंट ऑफ इरिगेशन वाटर का मतलब समझ रहे हो ना, आर्टिफिशियल तरीका हो गया, इसमें इफेक्टिव रेनफॉल वगैरह नहीं बात कर रहा हूं। इट इज द अमाउंट ऑफ इरिगेशन वाटर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू मीट, रिक्वायर्ड in order to in order to meet the evapotranspiration need, to meet evapotranspiration need, evapotranspiration need of the crop as well as other need such as लीचिंग। ठीक है बात, ऊपर फॉर्मूला लिख दिया। तो सी आई आर समझ में आ गया, कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट समझ में आ गया, दूसरा आ गया नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। अब तीसरा है फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। तीसरा है आपका क्या, फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट, यानी फील्ड में कितने इरिगेशन वाटर की रिक्वायरमेंट है। भाई जो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट है वही तो चाहिए, तो नहीं नहीं कह रहे हैं फील्ड में। तो फील्ड में क्या हो जाएगा भाई, फील्ड में इरिगेशन इफिशियंसी में मैंने क्या बताया था, फील्ड में जो पानी पहुंचता है उसमें कुछ पानी रन ऑफ फॉर्म में चला जाता है। अच्छा याद आया कि नहीं है, याद आया कि नहीं है। फ्रेंड्स सब लोग शेयर लाइक कमेंट करो, सर हमारे लिए अरे ही कर रहे हैं तो हम इतना तो कर सकते हैं, एकदम जरूरी बात है ये, बहुत जरूरी है। आप लोग शेयर नहीं करते हो। सो तो फील्ड में
नेट इरिगेशन की ही तो रिक्वायरमेंट है, लेकिन फील्ड में जो पानी पहुंचता है तो कुछ रन ऑफ लॉस में चला जाता है। तो वो रन ऑफ लॉस में जो पानी जा रहा है उसको जोड़ करके मैं फील्ड में भेज दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बात में समझ में आ गया कि नहीं? तो अगर मैं लिखूं फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट FIR, ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हो गया है, तो FIR जो होगा वो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट ही होगा, लेकिन इसमें कौन सा पानी और जोड़ के भेज दूंगा? रन ऑफ लॉस में जो पानी जा रहा है, बस उसी को बोल दूंगा फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। तो या तो फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? FIR इज इक्वल टू नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट अपॉन, FIR हो गया, देखो, एफिशिएंसी ऑफ रन ऑफ लॉस जब हो रहा था तो कौन सा एफिशिएंसी था वो याद है आपको? वाटर एप्लीकेशन इफिशिएंसी, वाटर एप्लीकेशन इफिशिएंसी। याद आ रहा है कल का क्लास, कल का कह रहा हूँ सैटरडे का क्लास, सैटरडे क्लास। इसीलिए मैं बोला था सब कुछ इंटरलिंक्ड है। इरिगेशन एफिशिएंसी 5 टाइप के क्यों बताएं? क्योंकि अब उसको यूज करके मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मुझे फील्ड में कितने पानी की रिक्वायरमेंट है, इरिगेशन वाटर की रिक्वायरमेंट है। अगर मैं वो एफिशिएंसी नहीं निकाल पाता, लॉसेस नहीं निकाल पाता कि फील्ड में रन ऑफ लॉस हो रहा है और उससे हम लोग वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी निकाल लें, तो क्या मैं इस फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट को निकाल पाता? नहीं निकाल पाता। तो फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट ये बता रहा है कि किसी क्रॉप के लिए फील्ड में कितने पानी की जरूरत है, फील्ड में ये निकल सकता है। अब फील्ड में पानी मान लो चाहिए 100 लीटर, तो रास्ते में यानी कैनाल के हेड पे कितना पानी चाहिए? अब लास्ट पॉइंट, क्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट, यानी टोटल कितना पानी चाहिए। टोटल पानी कितना चाहिए का मतलब क्या हुआ? टोटल कितना पानी चाहिए का मतलब क्या हुआ? GIR की बात कर रहे हैं आप, GIR की बात कर रहे हैं, क्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। तो क्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा आपका? अरे भाई फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट ही तो है, लेकिन क्रॉस यानी रास्ते में भी तो कुछ ना कुछ लॉस होगा, कन्वेंस लॉस जोड़ दीजिए। यानी इस बात को ऐसे लिख दूं क्या कि FIR फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट अपॉन कौन सा इफिशियंसी आ जाएगा यहाँ पे? कौन सा इफिशियंसी आ जाएगा यहाँ पे? अगर कन्वेंस लॉस की बात कर रहा हूं मैं, तो कौन सा इफिशियंसी आ जाएगा? कोई बताएगा कौन सा इफिशियंसी आ जाएगा? कन्वेंस लॉस जो हो रहा था वो किस इफिशियंसी में कंसीडर कर रहे थे हम लोग? लॉस जो है वो इफिशियंसी का रिलेशन, लॉस और इफिशियंसी का रिलेशन कैसा था? डायरेक्ट रिलेशन था या इनवर्स रिलेशन था? इनवर्स रिलेशन था। जितना लॉस बढ़ेगा उतना ही इफिशियंसी क्या होगा? कम होगा। तो कन्वेंस लॉस हम लोग कहाँ देख रहे थे? जब कैनाल के हेड से मतलब पानी जो दिया जा रहा था और फील्ड तक पहुंचाया जा रहा था जो पानी, तो बीच में रास्ते में लॉसेस हो रहे थे, उसी को ट्रांजिट लॉस या कन्वेंस लॉस बोल रहे थे। और उस इफिशियंसी को हम लोग क्या बोल रहे थे? वाटर कन्वेंस इफिशियंसी बोल रहे थे। याद आ रहा है? तो इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो GIR क्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट ये क्या बता रहा है आपको? थोड़ा समझिए, बहुत प्यारा चीज बता रहा है आपको। एक्चुअली आपको ये कंक्लूजन दे रहा है, इस पूरे चैप्टर का समरी है ये। कैसे? ये मुझसे बोल रहा है कि ये जो कैनाल बना रहे हो ना आप, यहाँ पे फील्ड में पहुंचेगा पानी, ठीक है, फील्ड में पहुंचेगा। तो ये मुझसे क्या बता रहा है? यहाँ का पानी बता रहा है, ये GIR बता रहा है। तो यही तो चाहिए मुझे। अगर GIR मुझे कैलकुलेट करके आपने दे दिया 100 लीटर, देखिए ध्यान से, 100 लीटर यहाँ पे पानी मैंने दिया। अब इस 100 लीटर में क्या होगा? रास्ते में जाएगा तो कुछ ना कुछ लॉस हो जाएगा, कोई बात नहीं, हमने जोड़ के भेजा है। हमें FIR में क्या जोड़ दिया था? कन्वेंस लॉस जोड़ दिया था, हमें पता था कि रास्ते में लॉस होने वाला है, ठीक है।
तो यहाँ पे मान लो 80 लीटर बचा। फील्ड में पहुंचा तो आप बोलोगे कोई बात नहीं, हमें पता था फील्ड में भी कौन सा लॉस होने वाला है, रन ऑफ लॉस होने वाला है, हमने जोड़ के भेजा है, कोई बात नहीं, 80 लीटर में से 10 लीटर वहां गया, 70 लीटर अभी भी बचा। आप बोलोगे कोई बात नहीं, चलो ठीक है, लेकिन हमें तो लीचिंग वाटर भी चाहिए। आप बोलोगे देखो NIR हमने जोड़ के भेजा था, GIR, इसीलिए तो बात कर रहे हैं, GIR में सारी चीजें जुड़ गई, यानी 100 लीटर भेजोगे सारी चीजें कवर हो जाएंगी। आप बोलोगे नहीं, मैं कैनाल के हेड पे मत बताओ, मुझे मुझे ये बताओ फील्ड में कितना पानी चाहिए। तो ठीक है, फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट, फील्ड में कितना पानी चाहिए ये बता रहा है आपको। आप बोलोगे चलो फील्ड में भी तो कुछ पानी इधर उधर बह जा रहा है, रन ऑफ में चला जा रहा है, आप मुझे बता दो कितना वैसे नेट कितना पानी चाहिए। तो आप बोलोगे ये लो। आप बोलोगे लीचिंग वाटर जोड़ के बता दिया आपने, ये घटा के बताओ, ये लो। तो हर एक वाटर यहाँ से कैलकुलेट करके अल्टीमेटली आप कहाँ पे पहुंच गए कि कैनाल के हेड पे कितना पानी छोड़ा जाएगा, स्टेट अथॉरिटी कितना पानी छोड़ेगी, तब जाकर के आपको फील्ड में इतना पानी पहुंचेगा और उससे आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी। इन चारों में सबसे अधिक वैल्यू किसकी होती है? चारों में सबसे अधिक किसकी वैल्यू होती है? GIR की होगी, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया। उससे कम किसकी होगी? फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट की होगी। उससे कम किसकी होगी? नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट की होगी। और सबसे कम किसकी होगी? कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट की होगी। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है आपसे। समझ रहे हो बात को? तो ये कंक्लूजन निकल गया आपको, कैनाल के हेड पे कितना पानी चाहिए, उसी हिसाब से आप कैनाल डिजाइन करोगे आप। लेकिन अब एक बात और फंसी, एक बात और फंस रही है, सुनो क्या फंस रही है। चलो आपने ये तो बता दिया कि ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट की कितना, टोटल कितना पानी का रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये पानी जो है ये 24 घंटे 365 दिन थोड़ी ना जरूरत पड़ेगी सर। हम 365 डेज वाटर का सप्लाई नहीं दे सकते इरिगेशन स्कीम में। एक तो इतना पानी नहीं है और दूसरा इतना सिस्टम अच्छा नहीं है हमारा, ये भी दिक्कत है। तो अब हमें ये समझना होगा कि ये जो फ्रीक्वेंसी है वाटर का या इरिगेशन का, ये कैसे निकाला जाए, यानी कब कब जरूरत है, किसी क्रॉप को इस पानी की जरूरत कब कब है या कितने दिनों पे है, किस सीजन में। अगर ये बात पता चल जाए हमें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। क्यों? इस बात को समझ रहे हो? इस बात को समझ रहे हो? इस पे न्यूमेरिकल अभी शुभम नहीं कराया हूं मैं, न्यूमेरिकल कल की क्लास में नहीं, परसों की क्लास में कराऊंगा पूरा इकट्ठा। तो परसों की क्लास में कैलकुलेटर लेके बैठ जाना सब लोग, जितने लोग देख रहे हो, परसों की क्लास में कैलकुलेटर लेके बैठ जाना। ये सारी चीजें जो आपको बताएं, सारा कॉन्सेप्ट जो है अप्लाई करना है आपको क्वेश्चन में, और इसका एप्लीकेशन मिलेगा आपको, प्रॉपर प्रैक्टिकल सिचुएशन मिलेगा और उसको सॉल्व करना होगा आपको। अब बात आएगी, मैंने क्या बोला कि कितने दिन पे इरिगेशन करने की जरूरत है, ये हमें देखना होगा। और इसके लिए अब समझना होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन, और फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन के लिए समझना होगा हमें सॉइल मॉइस्चर इरिगेशन रिलेशनशिप। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। बस हम लोग लास्ट छोर पे हैं इस चैप्टर के, कल चैप्टर हम लोग का खत्म हो जाएगा। ये टॉपिक अब हम लोग कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है और इसको एक ही क्लास में मैं निपटाऊंगा। अभी टाइम है मेरे पास, लेकिन अभी शुरू करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए फ्रेश पॉइंट है, फ्रेश टॉपिक है, सॉइल मॉइस्चर इरिगेशन रिलेशनशिप। इसमें क्या ध्यान देंगे हम लोग, कितने समय पे इरिगेशन की जरूरत है, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन निकालना, ये कंक्लूजन रहेगा हम लोगों का। तो ये कल के क्लास में कंक्लूड कर लिया जाएगा। लास्ट में आपको यही देखना होगा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन निकाल पा रहे हैं कि नहीं। उसके बाद परसों की क्लास में सबका न्यूमेरिकल, ड्यूटी डेल्टा बेस पीरियड और इफिशियंसी, और ये आज जो पढ़ा आपने और कल जो पढ़ा होगा, इन सब को मिला करके न्यूमेरिकल किया जाएगा परसों की क्लास में। ओके, कोई दिक्कत? गेट की तैयारी, ये है आपका टेलीग्राम चैनल, ये ज्वाइन कर लीजिए। बाकी आप यहाँ यूट्यूब चैनल पे हैं, थोड़ा शेयर करिए। आप लोग यहाँ पे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, क्या बात है, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, प्यार नहीं बना रहे हैं क्या? आप लोगों को प्यार की जरूरत है, यहाँ पे है, सपोर्ट की जरूरत है।
ठीक है, चलो जितना हो सके मैक्सिमम शेयर करो। सो मिलते हैं कल के क्लास में। कल की क्लास में हम लोग सॉइल मॉइस्चर इरिगेशन रिलेशनशिप बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत अच्छा प्यारा सा टॉपिक है, कल ही खत्म कर लेंगे हम लोग। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।